दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आसाम फ्लड्स प्रॉब्लम्स एंड मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस। जी हाँ, आसाम वो एक 7 बहनों में से एक बहन जिसे ब्यूटी, माउंटेन, फॉरेस्ट, वैली, चाय के बागान, जंगली जानवर, वेजिटेशन और ब्रह्मपुत्र नदी का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ, इन्हीं चीज़ों के लिए हम आसाम को पहचानते हैं, क्योंकि हम आसाम के सिर्फ अच्छे वक्त में ही विज़िट करते हैं। पर उसके टफ़ टाइम्स का क्या हुआ? क्या हम उन्हें जानते हैं? हम उनके लिए क्या करते हैं? आज मैं इसी टॉपिक पे आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ और सबसे मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको बताने आया हूँ और आप मेरी मदद करिए ताकि ये सॉल्यूशंस लोगों तक पहुँचें। जो आसाम है वहाँ पे फ्लड्स नेचुरल है और सालों से आते हैं, पर ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिवास्टेटिंग रूप लेते जा रहे हैं। हज़ारों लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। जंगली जानवर और जो पालतू जानवर दोनों भी अपनी जानें गंवा देते हैं। लोग अपने शेल्टर और खाने के अनाज को भी इस बाढ़ में खो देते हैं। बहुत सारे लोग अपने डेली अर्निंग्स को भी खो देते हैं। पूरे विलेजेस पानी के नीचे सबमर्ज हो जाते हैं। जो हमारे नेशनल पार्क्स है वो 80 से 90% पानी से भरे हुए रहते हैं। जो गवर्नमेंट्स है बाढ़ आने के बाद करोड़ों के रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करती है। लोग हज़ारों करोड़ रुपए डोनेशंस के तौर पे देते हैं। हम जब फ्लड कम हो जाती है तब गवर्नमेंट रीबिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। और जब फ्लड्स रहते हैं तब वहाँ फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम्स भी लगी रहती है और इस वक्त हम यही चीज़ों से गुज़र रहे हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आसाम में आने वाले फ्लड्स के रीज़न्स बताए होंगे। मैं आपको उनमें से कुछ ऐसे रीज़न्स बताऊंगा जो आपने किसी भी वीडियो में या किसी भी टीवी चैनल पे नहीं सुना होगा। सबसे मेन चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है तबाही मचाने के लिए आसाम में, वो है टोपोग्राफी ऑफ आसाम, जिसे हम स्थलाकृति भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा है क्लाइमेट ऑफ आसाम। तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर। चौथी है चाइना का झांगमू डैम। पांचवा है इंडियन गवर्नमेंट्स अनविलिंगनेस एंड इनकैपेबिलिटी 1947 से लेके 2019 तक, ग्लोबल वार्मिंग और अर्थक्वेक्स। ये हो गया आसाम के बारे में। अब बताता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का जो एवरेज स्लोप है वो है 2.82 मीटर्स पर किलोमीटर और जो आसाम वैली है वहाँ पे रिवर का जो स्लोप है वो है 0.1 मीटर पर किलोमीटर। रिवर की एवरेज डेप्थ है 38 मीटर्स और मैक्सिमम डेप्थ है 120 मीटर्स। जो डिपॉजिट्स इस रिवर में आते हैं उसमें मैक्सिमम फाइन सैंड और सिल्ट होती है और सिर्फ 1% तक क्ले होता है। इस रिवर से 1.8 बिलियन टन सिल्ट प्रति साल होके गुज़रती है और 20,000 क्यूबिक मीट्रिक पानी यहाँ से एनुअली फ़्लो होता है। इस रिवर में 4 स्लोप चेंजिंग पॉइंट्स है जो इंडिया में स्थित है। पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, कोबो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, बेसामोरा जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में और पांडू कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। आसाम के जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है फ्लड से, उनके लिस्ट और उनका जो सी लेवल से एलिवेशन है उसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपने सुन लिया सारी इन्फॉर्मेशन और रीज़न्स जिस वजह से ये फ्लड्स आते हैं। अब हम सुनेंगे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो। सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है बिल्डिंग लीव्स सिटीज़ के और गांव के चारों ओर से और नदी के दोनों तटों से।
लीव्स को हम हिंदी में तटबंदी भी बोल सकते हैं। हमने जो तटबंदी है वो जो नई वाली टेक्नोलॉजीज़ है उसका उपयोग करके इस बार तटबंदी का जो डेवलपमेंट है उसे करना है, और जो रिवर के एक्सट्रीम फ्लड पॉइंट्स है वहाँ पे इसे बनाना है ताकि जो तटबंदी है वो फेल ना हो। तटबंदी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी बनाने की ज़रूरत है ताकि जो एनिमल्स है उन्हें फ्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो। एनिमल्स के लिए हमें नए मैन मेड हाई पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन नंबर 2, ड्रेजिंग। ड्रेजिंग को हिंदी में निष्कर्षण भी कहते हैं। इस प्रोसेस से हम जो सिल्ट बह के आती है उसे रिवर से निकाल सकते हैं, और इस सिल्ट का हम कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। हम जो लीव्स बनाने वाले हैं या एम्बैंकमेंट्स बनाने वाले हैं उसके रिपेयरिंग के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का प्रपोज़ल 2014 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था, पर अभी भी ये प्लानिंग स्टेज में है, और सिर्फ ड्रेजिंग से कुछ नहीं होगा। बाकी के सॉल्यूशंस के साथ अगर ड्रेजिंग की जाए तभी ड्रेजिंग का इस्तेमाल फ्रूटफुल हो सकता है। तीसरा सॉल्यूशन, बिल्डिंग ऑफ अंडरग्राउंड सर्च टैंक्स, जो हमें हर बड़े सिटी और बड़े टाउन के पास करना पड़ेगा, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम से जोड़े रखेंगे, और जो सिटीज़ में वाटर लॉगिंग होती है वो पानी ड्रेनेज सिस्टम से हम इन बड़े बड़े सर्च टैंक्स में लेके आएंगे। इस टैंक्स को सिल्ट रिमूवल टेक्नोलॉजी से जोड़ना अत्यावश्यक रहेगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जापान में 1972 से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो कीमत है $2.6 बिलियन जापान ने 1972 में बनाते वक्त उन्हें खर्चा आया था। चौथा सॉल्यूशन, हमें रिवर में अंडर वाटर सिल्ट गेट्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हम जो सिल्ट कंटेंट है उसे रोकने की कोशिश कर सके वाटर से फ्लो होने में, और इस सिल्ट को हमें अलग अलग पॉइंट्स में रिवर के रोकना है, और जब फ्लडिंग कम हो जाए तब हम इस सिल्ट को रिमूव करके जो सिल्ट गेट है उसको नए फ्लड्स के लिए तैयार कर सकते हैं, और इसी सिल्ट को हम एम्बैंकमेंट पर्पस और बाकी के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी को उनके बड़े बड़े रिवर्स में सिल्ट रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। अभी जो आप सारे सॉल्यूशन सुने हैं, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा, जिससे हम आसाम के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, इस वजह से इनके प्लानिंग और इनको बिल्ड करने के लिए टाइम भी लगेगा और बहुत बड़ा बजट भी लगेगा। हम इन बजट के लिए गवर्नमेंट फंड्स, डोनेशंस और इंटरनेशनल जो बैंक्स है वहाँ से लोन, और हमारे मित्र मुल्कों से भी लोन लेके इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। आसाम गवर्नमेंट की स्टेट असेंबली ने मानसून सेशन में आसाम मानसून फ्लड बजट का अभी यूज़ करना चाहिए, और आसाम के फ्लड के लिए पैसों का एक अलग बजट बनाना चाहिए। अभी आसाम में जो फ्लड्स आते हैं वो कंपलसरी इवेंट के जैसे हो चुके हैं और हर साल आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस इवेंट को अब कंपलसरी समझ के ही इसके लिए फ्लड के पहले ही लोगों को इवैक्यूएट और उनके फूड के लिए, शेल्टर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एनिमल्स को हमें हाई लोकेशंस में पहुंचाने के लिए मैनुअल टेक्निक का भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम हमारे राइनोसोर्स, एलिफेंट्स ऐसे जो एनिमल्स है उन्हें बचा सके। हमने देखा है कि लोगों के घर पानियों में डूब जाते हैं, तो हमें वहाँ जो घर बने हैं उनमें नए टेक्नोलॉजी से और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ है वहाँ के लोगों की, उनकी दोनों की आइडियाज़ का एक मिश्रण यूज़ करके वहाँ के नए तरीके से घर बनाने चाहिए। और इसमें जो वहाँ के एनजीओज़ है, इंडिया के सारे एनजीओज़ ने वहाँ के लोगों को ऐसे घर बनाने में मदद करनी चाहिए।
हमारे फ्लड अलर्ट सिस्टम को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन में लाने की अभी ज़रूरत है। हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमने जो पोल्यूशन फैलाया है उसे कम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन बाकी के लोग करते हैं और पनिशमेंट आसाम जैसे लोगों को मिल जाता है। वो भी इंडियंस है, हम भी इंडियंस हैं, तो हम एक ही हुए ना, तो हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कम मानवता की दृष्टि से हमने ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए और हमने बिल्कुल भी कचरा और किसी प्रकार से भी पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। क्या लगता है जो मैंने आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे इस वीडियो में बताए हैं, उसके बारे में आपकी जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके भी कोई सॉल्यूशंस है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे कि ये बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है और यही जो सॉल्यूशंस है, इसके अलावा मुझे और कोई सॉल्यूशंस इंटरनेट या किसी भी सोर्स से नहीं मिले, तो लोगों तक ये सॉल्यूशंस पहुंचाने में आप मेरी मदद करें प्लीज़। आसाम के लोग जो है वहाँ तक अगर ये सॉल्यूशन पहुँचते हैं तो आसाम के लोग खुद गवर्नमेंट से इन्हीं सॉल्यूशंस के लिए डिमांड कर सकते हैं। ये एक ग्रेट सॉल्यूशन की तरह टर्न आउट हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप मेरी मदद करें और इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।